हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। हाँ, मुझे पता है मैंने अपने प्रॉमिस को फिर से ब्रेक कर दिया है। एक्चुअली मैं जानबूझकर नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ यार, मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स और मेरे अनोयंस दोनों ही सेम हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं यार। इस बार मैं ना बात करूँ तो ही अच्छा है। तो प्लीज़ अगर आप गुस्सा हो तो मुझे माफ़ कर देना, ओके। तो हम अपने फैन फिक्शन ड्रॉप डेयर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी इन दोनों ने ही एक ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड किया था। अब आगे उस दिन के बाद से विंग जिंगी से अभी थोड़ा सा डिस्टेंस में रहने लगा था। जिंगी जब भी विंग से थोड़ा ज़्यादा बात करने की या फिर थोड़ा ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करता था, तो विंग जिंगी से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने लगा था। जिंगी को भी ये समझ आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन जिंगी फिर भी विंग से हमेशा बात करने की कोशिश करता था और हमेशा उसके साथ साथ घूमने की कोशिश करता था। और ये चीज़ वांगजी, निहोसंग और वोचंग इन तीनों को भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। वांगजी को तो कभी कभी जिंगी पे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कभी कभी जिंगी के सामने आके जिंगी को विंग से दूर कर देता है, लेकिन जिंगी ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है वांगजी के ऐसे बिहेवियर से, जिससे वांगजी और भी ज़्यादा अनोइंग हो जाता है। जिस वजह से वांगजी जिंगी को थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करवाता। जिंगी को कभी 3 राउंड ज़्यादा चक्कर लगाने को बोलता ग्राउंड के, या फिर उसे 100 बार पुशअप लगाने के लिए बोल देता। एक बार तो वांगजी ने जिंगी के दोनों हाथ 2 बाल्टी पानी भर के उसे ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक बार बार अप डाउन होने के लिए बोला था, जो जिंगी के लिए काफ़ी हार्श पनिशमेंट था। जिंगी को भी समझ आ रहा था कि वांगजी शायद जिंगी को जानबूझकर ऐसे पनिशमेंट दे रहा है। अगर वो कोई गलती भी ना करे फिर भी उसे ऐसे पनिशमेंट दे देता, जिस वजह से विंग को भी कभी कभी जिंगी पर बहुत ज़्यादा तरस आता था। विंग जिंगी से कहता भी था कि वो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहे। जिंगी समझता तो नहीं था, लेकिन फिर भी जिंगी विंग की बात को पूरी तरीके से अवॉइड कर देता था, जिससे वांगजी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और अपनी सारी गुस्सा जिंगी पे निकलता था। लेकिन पूरा दिन वांगजी जितना भी गुस्सा क्यों ना रहे, रात में विंग वांगी का गुस्सा बिल्कुल ठंडा कर देता। वो उसके साथ डेट पे जाता या फिर उसके साथ मूवी एंजॉय करता, उसके साथ लवी डबी बातें करता, जिससे वांगी का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता। उन दोनों के बीच में और क्लोजनेस और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ और भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे। ऐसे ही जोहो यूनिवर्सिटी के साथ उनका कंपटीशन का दिन भी बहुत नज़दीक आ रहा था। उन दोनों के बीच कंपटीशन के और 2 ही महीने बचे हुए थे, इसीलिए उन लोगों का प्रैक्टिस और भी ज़्यादा हर्ष हो चुका था। इस बार उस बैंड की बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो लोग स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते थे, और ये बात उस सारे सीनियर्स और वांगजी को भी समझ आ रहा था। इस बार उन लोगों को शायद इन सब में से किसी एक को स्टेज के लिए चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उन्हें किसी 3 को ही चुनना पड़ेगा, और 1 हफ्ते बाद ही उन लोगों में से कौन 3 को चुना जाएगा वो डिसाइड किया जाएगा। अब हमें यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी विंग को यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूरी छोड़ रहा था। विंग अपनी बाइक से उतरता है और अपने हेलमेट को खोल के वांगजी को दे देता है। विंग वहाँ से वांगजी को बाय बोल के जाने ही वाला था कि वांगजी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोक देता है, और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हम एक साथ यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते? वैसे भी हम दोनों बहुत दिनों से एक साथ हैं। अब मुझे लगता है हमें सबको बता देना चाहिए। और अंकल और ब्रदर को भी सब कुछ पता हो चुका है। अंकल भी मान चुके हैं हमारे रिश्ते के बारे में। ये सुनने के बाद विंग एक स्माइल करता है और वांगजी के गालों को थोड़ा सा पुल करता है। कहता है, मैं भी बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे बैंड का कैप्टन हो, और मैं नहीं चाहता अभी अगर कोई भी जानेगा तो वो लोग यही सोचेगा कि तुम हमारे बैंड का कैप्टन हो और मैंने इस वजह से तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। और मैं अगर बैंड में स्टेज पे परफॉर्म भी करूँ तो फिर सबको लगेगा कि तुम्हारी वजह से ही मैं स्टेज पे परफॉर्म कर पा रही हूँ, और मैं नहीं चाहता। मैं चाहती हूँ मैं खुद की हैसियत से स्टेज पे परफॉर्म कर सकूँ, और मेरा ये बहुत मन है कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर सकूँ। ये सुनने के बाद वांगजी अपना मुंह फुलाता है, कहता है, फिंग, क्या तुम लोगों से डर रहे हो? तुम्हें लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी की क्या हिम्मत है वो मेरे सामने आके बताए, तब मैं दिखाऊंगा उसे। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करता है, कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम बहुत बड़े माफिया गैंग के लीडर हो और तुम्हारे सामने कोई कुछ कहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे कहते हुए वो स्माइल कर रहा था। वांगजी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि विंग उसे टीज कर रहा है, लेकिन वांगजी फिर भी कुछ नहीं कहता है। विंग स्माइल करते कहता है, ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम कंपटीशन के बाद सबको सब कुछ बता देंगे, तो हम कंपटीशन के बाद ही सबको सब कुछ बताएंगे, ओके? प्लीज़
ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन वांग जी के आईज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और वो विंग को ये बताने के लिए काफ़ी था कि वांग जी उसकी बात मान चुका है। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स पर एक क्विक पैक करता है और उसे बाय बोल के कहता है कि वो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी के लिए आ जाए। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग को देखता है, उसके बाद वो अपना हेलमेट को पहनता है और अपने बाइक को स्टार्ट करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। अब हमें यूनिवर्सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नियोसन और बोचंग रोज की तरह ही विंग के लिए यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर वेट कर रहा था। और जब विंग उन दोनों से मिलता है तो वो तीनों ही एक साथ यूनिवर्सिटी के अंदर के लिए जाने लगा। तो फिर नियोसन विंग से कहता है, तुम्हें सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता तो है ना? ये सुनकर विंग थोड़ा सा हैरान होता है। वो नियोसन की तरफ देखते हुए कहता है, सीक्रेट मीटिंग मतलब? तो फिर नियोसन अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, धीरे बोलो, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज एक सीक्रेट मीटिंग रखा गया है जहाँ कैप्टन को नहीं बुलाया जाएगा? ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया और नियोसन की तरफ देखते हुए कहता है, कैप्टन को नहीं बुलाया जाएगा मतलब ऐसा क्या होने वाला है इस मीटिंग में? फिर नियोसन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जितना लगता है ये मीटिंग कैप्टन के बारे में ही होगा और यहाँ पे हम सारे टीम मेंबर को और बस सीनियर कैप्टन को बुलाया गया है, कैप्टन को नहीं बुलाया गया है, इसलिए तुम कैप्टन को कुछ नहीं बताओगे, समझे? ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखने लगा। तो विंग अपने सिर को हाँ में नोट करते हुए कहता है, वैसे ये मीटिंग है कब? तो वे नियोसन कहता है, हमारे एक क्लास के बाद। तो वे विंग कहता है, नहीं, हमारे एक क्लास के बाद मेरा और एक क्लास है। नियोसन कहता है, आज वो क्लास बंक करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमरजेंसी में बुलाया गया है इस मीटिंग को। विंग बस अपने मन में यही सोच रहा था कि कैप्टन के बिना ये लोग कौन सी गॉसिप करने वाले हैं। तभी नियोसन विंग की तरफ देखते कहते हैं, वैसे मुझे तुमसे बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी, तुम्हारे और कैप्टन के कुछ चल के रहा है क्या? तुम दोनों आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज होने लगे हो एंड मैंने कल देखा था कि तुम कैप्टन के साथ ही जा रहे थे। तुम दोनों एक साथ घर जाते हो क्या? तुम दोनों एक साथ, तुम क्या फिर से लानमेशन रहने लगे हो? नियोसन बहुत सारे सवाल करने लगा ऐसे विंग से। विंग थोड़ी देर तक तो सोचता है क्या उसे नियोसन को बता देना चाहिए। तो वो सोचता है, हाँ, नियोसन उसका बचपन का दोस्त है, वो नियोसन को बता तो सकता ही है। ऐसा सोचते हुए वो नियोसन की तरफ देखता है और फिर वोचंग की तरफ देखता है और उसे वोचंग भी बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद लगता है। वोचंग उसके बचपन का दोस्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके थे विंग के। तो विंग अपनी एक गहरी सा सांस भरता है और अपने इर्द गिर्द देखता है पहले कि उनकी बातें सुनने के लिए कोई है तो नहीं। तो वो दोनों के हाथ को पकड़ता है और थोड़ा सा कोने में ले जाता है। नियोसन कहता है, मैंने सही गेस किया था, है ना डूड? तुम्हारे और कैप्टन के बीच कुछ चल रहा है। मैंने कुछ महीने से ही नोटिस किया है कि तुम कैप्टन से बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हो। बाकी पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो तुम हमेशा कैप्टन से चिढ़े हुए रहते थे, लेकिन अभी तुम कैप्टन से बहुत अच्छे से बिहेव करते हो और मैंने तो तुम दोनों को एक साथ स्माइल करते हुए देखा है। शायद मैंने बिल्कुल सही गेस कर लिया था। ओह नो नियोसन, तुम तो गेस करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो। ऐसा कहते हुए वो खुद को शाबाशी देने लगा। बोचंग बस नियोसन की ऐसी हरकतों पर शाय करता है। विंग को भी लगता है शायद नियोसन समझ गया है, इसीलिए वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, तुमने जो समझा वो सही है। ये सुनने के बाद नियोसन कहता है, लेकिन डूड, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो। तुम पैसे के लिए कैप्टन के साथ अच्छे बिहेव कर रहे हो। ये सुनने के बाद विंग, जो अब तक यही सोच रहा था कि उसे नियोसन को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नियोसन की बातें सुनने के बाद तो उसके अंदर 240 वोल्ट का झटका लगा। वो डिसबिलीव के साथ नियोसन की तरफ देखता है, कहता है, नियोसन, तुम मेरे ही दोस्त हो ना? ये सुन के नियोसन अपने सर को हाँ में हिलाता है, कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि तुमने पैसे के लिए ये सब कैसे कर लिया। ये सुनकर विंग अपने सिर को शाय करता है और नियोसन के सिर पर बहुत ज़ोर से मारते हुए कहता है कि पागल इंसान, मैं उनसे पैसे क्यों लूँगा? मैंने कोई पैसा वैसा नहीं लिया है। तभी वोचेंग भी नियोसन के सिर पर मारते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इतने दिन से ये सब दिखा रहा था कि तुम ये सोचो कि विंग उससे पैसे ले रहा है। तो नियोसन कहता है, ऐसा नहीं तो क्या, वैसे भी विंग पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। विंग बहुत ही नैरो आई से नियोसन की तरफ देख रहा था। वो बस अपने मन में यही सोच रहा था कि नियोसन अपने मन में मेरे लिए क्या क्या सोच के रखा है। तो फिर विंग एक ढेर सा शाय करता है और नियोसन अब वोचेंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं और कैप्टन डेट कर रहा हूँ। ये सुनते ही
न्योसंग और बोजंग विंग की तरफ देखने लगता है। जैसे उन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उन दोनों ने विंग की बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया है और वो दोनों ही मन में सोच रहे थे कि उन दोनों ने शायद कुछ गलत सुन लिया, इसलिए वो फिर भी विंग की तरफ देखता है। विंग को उन दोनों के ऐसे रिएक्शन से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में ही सोच रहा था, ये दोनों इतना ज़्यादा हैरान क्यों है? क्या मैं और कैप्टन डेट नहीं कर सकते? हम दोनों क्या एक साथ अच्छे नहीं लगते? ऐसा अपने मन में सोचते हुए वो न्योसंग और बोचेंग की तरफ घूर के देखते हुए कहता है, तुम दोनों ने जो सुना है वो सही सुना है, मैं और कैप्टन डेट ही कर रहे हैं। ये सुनने के बाद न्योसंग कहता है, डूड प्लीज़, हम इतने बड़े झटके सह नहीं सकते। इससे ज़्यादा अच्छा तो हम ये रूमर सुनते हुए घूम रहे थे कि जालूशी और कैप्टन डेट कर रहे। ये रूमर तुम्हारे इस रूमर से तो काफ़ी अच्छे है। तो विंग गुस्से में कहता है, ये कोई रूमर नहीं है, ये ट्रूथ है। अगर तुम्हें यकीन करना है तो करो, ना करना है तो ना करो, बस इस बारे में किसी को ना बताना। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। न्योसंग और बोचांग वहाँ पर थोड़ी देर तक हैरानी से खड़े रहते हैं। उसके बाद वो दोनों ही विंग के पीछे भागते हुए कहते हैं, विंग गुस्सा मत हो, बस हम दोनों ही ये सडन शॉक सह नहीं सके, प्लीज़ हमारी सिचुएशन को समझो, ऐसा गुस्सा मत करो। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही विंग के दोनों हाथ को पकड़ता है और उसके साथ चलते हुए उसके ऊपर बहुत सारे सवालों की बारिश कर देते हैं कि कब, कैसे, कहाँ से, कैसे ये सब शुरू हुआ, कौन किसने ये सब कहा था। ऐसे ही सवाल करने लगे। विंग बस उन लोगों को मना करते हुए कहता है, तुम लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है ना, तुम लोगों को तो लगता है मैं और कैप्टन डेट ही नहीं कर सकते, तो फिर तुम लोगों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा कहते हुए वो बस डिनाई करने लगा। अब न्योसंग और बोचंग विंग को मनाने के लिए लग चुके थे। अब हमें प्रैक्टिस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन सभी लोगों ने अपने एक एक क्लास को कंप्लीट करके प्रैक्टिस रूम में आ चुके थे। वहाँ पर वांगजी को छोड़ के बाकी सारे लोग मौजूद थे। तभी डैरेन सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि सब लोग आ तो चुके हैं ना। तभी सब लोग डैरेन की तरफ देखते हुए यस सीनियर कहते हैं। तभी डैरेन उन सब की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोगों को यहाँ पे इतनी जल्दी बुलाने का एक बहुत ही खास रीज़न है और वो है कैप्टन के खिलाफ प्लानिंग बनाना। ये सुनते ही सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते। वो सब लोग डैरेन की बात को बहुत ही गौर से सुनने लगते। कैप्टन के खिलाफ प्लानिंग बनाना मतलब क्या है? तभी डैरेन स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोग नहीं समझे ना, मेरे कहने का ये मतलब है कि कैप्टन तुम लोगों से कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही मेहनत नहीं करवा रहा। यह सुनने के बाद सब लोग अपने सर को हाँ में नोट करते हैं क्योंकि हाँ, वांगजी कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा हार्श हो रहा है उन लोगों के ऊपर और ये जायज़ भी है क्योंकि उन लोगों का कंपटीशन बहुत ही नज़दीक है इसीलिए। तभी डैरेन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ और मैं भी एक टाइम पे तुम्हारी सारी सिचुएशन से बीत के आ चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोगों के ऊपर से क्या बीत रहा है। ऐसा कहते हुए वो अपनी फेक आंसू को पोंछने लगा जो उसके आंखों से कभी बहा ही नहीं। ये देखने के बाद सब लोग वीरेन की बातों पर सहमति जनाता है क्योंकि हाँ, वांगजी काफ़ी ज़्यादा हार्श हो रहा है और उन लोगों को अभी इस हार्शनेस से थोड़ा सा छुटकारा चाहिए। इसीलिए डैन कहता है, इसीलिए हम कैप्टन के खिलाफ अभी हड़ताल करने वाले हैं। इसीलिए ये कहते हुए वो अपने एक हाथ को हवा में ऊपर उठाता है जो देखने के बाद सब लोग डैन की तरफ बहुत ही हैरानी से देखते हैं। तभी वेंजिंग डैन के उस हाथ को पकड़ता है जिस हाथ को डैन ने अपने हवा में उठाया था, उस हाथ को पकड़ के मरोड़ देता है जिससे डैन दर्द से चिल्ला उठता है। तभी वेंजिंग एक चाय करते हुए डैन को पीछे पुश कर देता है। डैन अपने उस हाथ को सहलाने लगता है जिस हाथ को वेंजिंग ने अभी बहुत ही कस के मरोड़ा था। फिर वेंचिंग उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग अपने इस एनवाई सीनियर को इग्नोर करो और मेरी बात पे ध्यान दो, ठीक है? ऐसा कहते हुए वो कहता है, 2 दिन बाद ही तुम्हारे कैप्टन लान वांगजी का बर्थडे है। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं और खुश भी। वो लोग सोच रहे, क्या सच में जो लड़कियाँ यहाँ पे लान वांगजी के लिए आया था वो लोग तो प्लानिंग भी करने लगे थे। ओह माय गॉड, हमारे कैप्टन लान वांगजी का बर्थडे है, हमें तो बहुत कुछ प्लानिंग करना होगा। ऐसा कहते हुए वो सब लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगे। वो लोग तो भूल भी चुके हैं कि उनके सामने सीनियर है और वेंचिंग उन्हें कुछ बताने वाला था। तभी वेंचिंग एक बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं, साइलेंट। तभी सब लोग साइलेंट हो जाते हैं और वेंचिंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग भी अपने मन में सोच रहा था कि वांगजी का बर्थडे है, मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक गॉड सीनियर्स बता रहे हैं, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चलता और वांगजी का बर्थडे स्किप हो जाता। तभी वेंचिंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि 2 दिन बाद वांगजी का बर्थडे है और इसीलिए हम सब प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किसी रिसोर्ट में जाके वांगजी को एक सरप्राइज़ देंगे। ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पहले तो
एक दिन के लिए प्रैक्टिस से छुटकारा मिलेगा और दूसरा उन लोगों को वांगजी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। इसीलिए वो सब हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है कि उन लोगों को क्या करना होगा। तो वे वेंचिंग बाकी की प्लानिंग बताते हैं कि उन्हें इसी शहर के माउंटेन की तरफ एक रिसॉर्ट है, उस रिसॉर्ट को बुक किया जाएगा जो डैरेन का ही रिसॉर्ट है। उस रिसॉर्ट में हम सब लोग जाएंगे और वांगजी को वहाँ पे प्रैक्टिस के नाम पर ले जाया जाएगा और उसे सरप्राइज़ दिया जाएगा। वहाँ पे और भी कुछ सरप्राइज़ प्लानिंग किया जाता है कि वहाँ पे क्या क्या किया जाएगा। वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सब लोग प्लानिंग करने लगते हैं और सब लोगों को एक एक करके काम दिया जाता है कि कौन क्या करेगा। वहाँ पे वो टीम मेंबर्स वॉलेंटियर भी रह चुके हैं, तो उन लोगों को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली लान वांगजी के बर्थडे के लिए काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहते हुए वहाँ पे सब लोग प्लानिंग बनाने लगे। विंग तो अपने मन में ही प्लानिंग बनाने लगा था कि वो वांगजी के लिए क्या खास करेगा, और वो सीनियर्स के ऊपर थैंक्स भी था क्योंकि उनकी वजह से उसे भी पता चल गया कि वांगजी के बर्थडे बहुत ही नज़दीक है। अब हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोगों को कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बता दिया गया था। विंग को भी बता दिया गया था कि उसे क्या करना होगा। अब सब लोग लंच करने के लिए प्रैक्टिस रूम से बाहर आ रहे थे, तभी जाओलुशी विंग को पीछे से बुलाता है। जो सुनकर विंग रुक जाता है और जाओलुशी की तरफ देखता है। फिर जाओलुशी विंग की तरफ आता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे आज? ये सुनने के बाद विंग को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि कभी भी विंग ने जाओलुशी के साथ पर्सनली लंच नहीं किया, इसलिए उसने बस अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी न्योसंग और बोचंग की तरफ जाओलुशी देखते हुए कहता है कि मैं विंग के साथ आज पर्सनली लंच करना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ कुछ पर्सनल बातें करना है, तो प्लीज़ क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? न्योसंग और बोचंग भी कुछ नहीं कहता है, वो बस अपने सिर को हाँ में हिला देता है। विंग जाओलुशी के साथ कैंटीन में चला जाता है। अब हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओलुशी और विंग एक दूसरे के सामने एक सिंगल टेबल पे बैठा हुआ था और एक दूसरे की तरफ देख रहा था। विंग और जाओलुशी दोनों ने अपना लंच ले चुका था और उन दोनों का लंच उनके सामने पड़ा हुआ था, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी लंच खाने की शुरुआत नहीं किया था। तो फिर जाओलुशी स्माइल करते हुए कहता है, वैसे विंग तुम कैसे हो? बहुत दिनों से तुम्हारे साथ बात नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जाओलुशी भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। विंग सोचता है ये उनका कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, अभी भी उनका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। विंग अपने मन में यही सोच रहा था कि जाओलुशी असल में क्या कहना चाहता है विंग से। तभी जाओलुशी अपने चेहरे पर एक सैड सा स्माइल लाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। ये सुनने के बाद विंग थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो फिर भी अपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करता और जाओलुशी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कौन सी मदद चाहिए? तभी जाओलुशी कहता है, मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो और बस तुम ही कर सकते हो मेरी मदद। विंग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जाओलुशी कहता है, मैं अपनी बात को ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं। मैंने देखा है कि इस बैंड के आने के बाद से ही तुम और कैप्टन तुम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो और इसीलिए मुझे लगा कि तुम ही शायद मेरी मदद कर सकते हो। तभी जाओलुशी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुमने वो र्यूमर्स तो सुना होगा मेरे और कैप्टन की डेटिंग के। ये सुनते विंग का फेस बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। उसके फेस में एक अलग ही एंगरनेस शायद जाओलुशी देख पा रहा था। जाओलुशी को भी शायद थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि विंग के फेशियल एक्सप्रेशन के वजह, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है और अपने चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल लाते हुए कहता है कि मैं चाहती हूँ तुम बस इस रूमर को सच करने में मेरी मदद करो। विंग अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो अभी भी जाओलुशी की तरफ एक अपनी नैरो आई से देख रहा था। तभी जाओलुशी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कैप्टन को पसंद करती हूँ, मैं कैप्टन को बहुत समय से पसंद करता हूँ। जब हम दोनों इस ग्रुप में आए भी ना, मैंने कैप्टन को एक बार स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा था और तब से मैं कैप्टन को बहुत बुरी तरीके से पसंद करता हूँ और ये बात मैं कैप्टन के सामने कन्फेस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतना हिम्मत ही नहीं है कि मैं कैप्टन को जाके बताऊँ कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। और तुम ही सोचो ना कि मैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, कितनी ज़्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और कैप्टन भी कितना हैंडसम है और वो भी कितने रिच फैमिली से बिलोंग करता है। हम दोनों की जोड़ी कितने अच्छे रहेंगे, क्या तुम्हें नहीं लगता विंग? ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था।
जैसे वो विंग को उसकी बातों से कुछ समझाना चाहता था और लेकिन विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। विंग के दिमाग में बस वही चल रहा था कि ज़ालुशी वांग जी को पसंद करती है और वो वांग जी को अपनी लव कन्फेस करना चाहती है। विंग के दिमाग में यही घूम रहा था। तभी विंग ज़ालुशी की तरफ देखते हुए कहता है कि कपल मैच से कुछ नहीं होता, अगर वांग जी तुम्हें पसंद नहीं करता हो तो। तभी ज़ालुशी हंसते हुए कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे लव कन्फेशन के बाद वांग जी 1-2 दिन तो मुझे इग्नोर करेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है 2 दिन बाद जब उसे समझ आएगा कि मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ तो वो खुद ही मेरे पास आ जाएगा। ऐसे कहते हुए वो स्माइल करने लगा। वांग जी के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस विंग साफ साफ देख पा रहा था और विंग को पता है ज़ालुशी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके इस शहर में उसकी फैमिली का एक बहुत अच्छा रिपोर्टेशन है, तो इसलिए विंग को थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रहा था। तो विंग अपनी जगह से उठते हुए कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर तुम कैप्टन को पसंद करते हो तो तुम खुद ही कैप्टन को जाके बताओ। ऐसे कहते वो वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज़ालुशी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है लेकिन मैं खुद से वांग जी को कुछ नहीं बता सकता हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर दो, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। वैसे भी तुम तो वांग जी के बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तो फिर क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी और वांग जी एक साथ हो जाए? वांग जी एक अच्छी लाइफ पार्टनर डिज़र्व करे। ऐसे कहते हुए वो ज़ालुशी विंग को समझाने लगा, लेकिन विंग को अभी गुस्सा आ रहा था। ज़ालुशी कब से वांग जी को उसके नाम से बुला रहा है, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ज़ालुशी पहले तो वांग जी को कैप्टन कह के बुलाता था, तो अचानक से ज़ालुशी वांग जी को वांग जी कह के क्यों बुला रहा है? विंग यही सोच रहा था और अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है कि ज़ालुशी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस बारे में, प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ो। तभी ज़ालुशी विंग की तरफ देखते हुए कहता है क्यों तुम नहीं कुछ कर सकते? कैप्टन तो तुम्हारा बस दोस्त है ना, तो फिर क्यों तुम कुछ नहीं कर सकते हो? तो फिर विंग कहने ही वाला था कि कैप्टन वांग जी मेरा दोस्त, लेकिन वो रुक जाता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बारे में वांग जी को कुछ नहीं बता सकता और मुझे नहीं लगता वांग जी तुम्हें उस तरह से पसंद करता है, और अगर पसंद करता भी है तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें सच में वांग जी पसंद है तो तुम खुद वांग जी को जाके बताओ। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। विंग के जाते ही वांग जालूजी का जो फेस जो पीला पड़ा हुआ था, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो एक स्मिक करता है जैसे वो किसी काम में सक्सेस हो चुका है। विंग उस कैफ़े से बाहर तो आ चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ज़ालुशी की वो सारी बातें घूम रहा था और वो अपने मन में ही सोच रहा था कि सच में ज़ालुशी वांग जी को अपना लव कन्फेस करेगा। ज़ालुशी वांग जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या वांग जी ज़ालुशी को एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने मन में यही समझा रहा था कि वांग जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो बस जा रहा था। विंग को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद चल रहा था और वो कहीं जा रहा था। वो अभी प्रैक्टिस रूम में वही कैप्टन के रूम के सामने है, जहाँ के दरवाज़ा खुल के जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वांग जी वहीं बैठा हुआ है और कुछ काम कर रहा है। वो तुरंत ही वांग के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। विंग को ऐसे अचानक से यहाँ आते हुए देखकर वांग जी भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि पहले विंग कभी भी ऐसे अचानक से नहीं आता था। अगर वो आता भी था तो वांग जी को कभी फ़ोन कर देता था या फिर मैसेज कर देता था, लेकिन आज विंग अचानक से आ गया, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान तो था, लेकिन वो भी विंग को हक हक करता है और विंग के कानों में धीरे से कहता है कि क्या हुआ, तुम अचानक से आ गए? विंग कुछ नहीं कहता। विंग थोड़ी देर तक तो वांग जी को इसी तरह से हक किए हुए रहता है। फिर थोड़ी ही देर बाद अपने हक को ब्रेक करते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? विंग की ऐसे रिप्लाई सुनकर वांग जी थोड़ा सा हैरान तो होता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर उसके आंखों में उसके माइंड में जो चल रहा है वो रीड करने की कोशिश करता है। उसे विंग को देख के ऐसा लग रहा था कि वो गुस्सा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अजीब उसका एक्सप्रेशन था। वांग जी को भी उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने स्माइल किया और विंग के चिक्स को पुल करते हुए कहा कि वैसा कुछ नहीं है, वैसे तुम ऐसे अचानक से नहीं आते हो ना, इसीलिए मैंने पूछा। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसने फिर से वांग जी को हक कर लिया। फिर वो वांग जी से कहता है कि चलो आज हम डेट पे चलते हैं, प्लीज़ आज तुम हमसे ज़्यादा एक्सरसाइज मत करवाओ और ज़्यादा डांस परफॉर्मेंस भी मत करवाना। वांग जी ये सुनकर हंस पड़ता है। वो कहता है ओह अब समझ गया, तुम प्रैक्टिस से बचने के लिए ये सब कर रहे हो, है ना? ये सुनते ही विंग का मुंह बन जाता है। वो वांग जी से थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस का इतना ही पड़ा है तो तुम प्रैक्टिस ही करवाओ। ऐसा कहते हुए वो ऐसे जाने ही वाला था कि वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे रोक देता है। कहता है ठीक है, मैं आज तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा और
अगर तुमने ही कहा कि हम डेट पे जाएंगे तो याद रखना, जल्दी जल्दी अपनी शिफ्ट को ख़त्म कर देना। ये सुनते ही विंग के चेहरे पे स्माइल आता है और वो अपने सिर को नोट कर देता है। आज पूरे दिन वांग जी के साथ विंग चिपका हुआ था। वो वांग जी से दूर जा ही नहीं रहा था। दूसरे दिन तो विंग हमेशा नियोसंग और बोचांग के साथ रहता था। आज वो जानकर वांग जी के साथ बार बार इधर उधर जा रहा था और हमेशा वांग जी के पास पास ही रह रहा था। और प्रैक्टिस के समय भी जब उन्हें डांस स्टेप्स सिखाया जा रहा था तो विंग जारुश के साथ चिपका हुआ था। नियोसंग और बोचांग को विंग का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है और वांग जी को भी, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। जालुशी भी विंग के ऐसे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अनॉय हो रहा था। वो बोल भी रहा था कि विंग थोड़ा सा दूर जाके प्रैक्टिस करे, लेकिन विंग तो जालुशी से एक कदम दूर जाने के लिए राज़ी नहीं था। ऐसे उन लोगों का प्रैक्टिस टाइम बीत जाता है। विंग थोड़ी ही देर बाद अपने शिफ्ट के लिए चला जाता है और फिर रात में अपना शिफ्ट ख़त्म करने के बाद वांग जी के साथ उसका डेट शुरू हो जाता है। उनका डेट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहता है। पहले वो रोड वॉकिंग करता है, उसके बाद अपनी मूवी और मूवी के बाद डिनर को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। अब हमें वांग जी के बर्थडे के पहले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब हमें रात के 11:40 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग और वांग जी बहुत ही पीसफुली विंग के बेड पर सो रहे थे। विंग की जिद की वजह से आज वांग जी को बहुत जल्दी सोना पड़ा था। उन दोनों ने ही 11 बजते ही सो गए थे। तभी विंग का फ़ोन बजने लगता है। विंग तुरंत ही अपनी जगह से उठता है और अपने फ़ोन को बंद कर देता है, जैसे कि वांग जी ना जग जाए। वो अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ देखता है। फिर वो अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखता है, वांग जी के फोrehead पर एक किस करता है और उस बेड से उठ जाता है और उस रूम से निकल जाता है। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही स्टॉप करती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।